जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे 10th क्लास के हिस्ट्री के चैप्टर 1 के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि 2025 के परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जो भी बच्चे मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं वो कॉपी और कलम लेकर बैठ जाएं और अपना पढ़ाई करते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। मेरे प्यारे बच्चों, मेरा पहला जो क्वेश्चन है, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों, इटली और जो जर्मनी है वर्तमान में यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो हमारा जो सी नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा यूरोप महादेश। तो इटली और जर्मनी जो है यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन बच्चों। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वीना कांग्रेस द्वारा की गई थी? मेरे प्यारे बच्चों, फ्रांस में वीना कांग्रेस द्वारा फिर से बूर्बो राजवंश की स्थापना की गई थी, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बूर्बो राजवंश। मेरे प्यारे बच्चे और पूछता है कि जो वीना जो कांग्रेस होता, जो वीना सम्मेलन होता कब हुआ था? यार आप लोग याद रखेगा, जो वीना सम्मेलन होता वो 1815 में हुआ था। और इस वीना सम्मेलन में कुल 4 देशों ने भाग लिया था। जिन जिन देशों ने मिलकर नेपोलियन को हराया था उन्हीं देशों ने मिलकर आपस में 1815 में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक बैठक बुलाई, जिसे हम लोग वियना सम्मेलन के नाम से जानते हैं। देखते बच्चों वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेरे प्यारे बच्चों, जो मेजनी का संबंध था हम लोग देखेंगे कि इस ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें से मेजनी का संबंध इसमें से था। मेरे प्यारे बच्चों, मेजनी का संबंध जो था वह कार्बो नारी संगठन से मेजनी का संबंध था। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कार्बो नारी। देखेंगे अगला क्वेश्चन बच्चों। अगला क्वेश्चन है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? तो बच्चों, इटली तथा जर्मनी दोनों के एकीकरण के विरुद्ध मुख्य रूप से ऑस्ट्रिया था। तो हमारा ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा ऑस्ट्रिया। ये ऑस्ट्रिया था, यह नहीं चाहता था कि ऑस्ट्रिया जर्मनी और इटली का एकीकरण हो। देखते हैं बच्चों वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, काउंट काबूर और विक्टर इमैनुअल ने काउंट काउर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? मेरे प्यारे बच्चों, काउंट काउर ने विक्टर इमैनुअल को 2 पदों पर नियुक्त किया था। इसमें देखेंगे कि इसमें ऑप्शन है सेनापति, फ्रांस में राजदूत, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री। इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा प्रधानमंत्री। क्या जाएगा ऑप्शन हमारा? ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा प्रधानमंत्री। लेकिन बच्चों अगर इसी को पूछे कि काउंट काउर को विक्टर इमैनुअल ने केवल मंत्री के पद पर कब इसको बैठाया था, ये हमारा जाएगा बच्चों 1850 हो जाएगा। और पूछेगा विक्टर इमैनुअल काउंट काउर को प्रधानमंत्री के पद पर कब बैठाया, तो ये होगा हमारा 1852 ईस्वी। ये तो आप लोग याद रखिएगा। देखते हैं बच्चों वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो बच्चों, जो गैरिबाल्डी था वह पेशे से नाविक था। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा नाविक। गैरिबाल्डी पेशे से एक नाविक था। गैरिबाल्डी के जन्म 1807 में नीस में हुआ था। तो आप लोग ये बात याद रहेगा। तो परीक्षा में बहुत पूछता है कि गैरिबाल्डी का जन्म कब हुआ था? 1807 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो नीस में हुआ था। इसने एक सेना की टुकड़ी बनाई थी जिसका नाम था लाल कुर्ती। इसकी सेना का नाम था लाल कुर्ती। तो यही पूछता है मेरे प्यारे बच्चों कि लाल कुर्ती किसकी सेना थी? यह थी गैरिबाल्डी की सेना थी। देखते हैं बच्चों वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? मेरे प्यारे बच्चों, जो जर्मन राइन राज्य का निर्माण यह किया था नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट। मेरे प्यारे बच्चों पूछता है कि नेपोलियन बोनापार्ट ने कितने प्रशासनिक इकाइयों को मिलाकर जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था? इसका आंसर हो जाएगा 300। यह जो नेपोलियन था वह 300 प्रशासनिक इकाइयों को मिलाकर 39 राज्यों में मिलाकर इसको जर्मन राइन संघ का निर्माण किया था। देखते हैं बच्चों वाला क्वेश्चन। जलवेरिन कैसी संस्था थी? बच्चों ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का एक क्वेश्चन असली क्वेश्चन है, जलवेराइन कैसी संस्था थी? मेरे प्यारे बच्चों, जो जलवेराइन थी यह व्यापारियों की एक संस्था थी। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा व्यापारियों की। जलवेराइन व्यापारियों की संस्था थी जिसकी स्थापना 1834 में प्रसा में किया गया था। आप लोग ये भी याद रखेगा कि जलवेराइन की स्थापना कब हुआ था? तो 1834 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? ये प्रसा में हुआ था। देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है,
रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था मेरे प्यारे बच्चों? रक्त और लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। पूछता है बच्चों क्वेश्चन कि बिस्मार्क कहाँ का चांसलर था? बच्चों बिस्मार्क जो था वह जर्मनी का चांसलर था। बच्चों ये भी क्वेश्चन पूछता है कि बिस्मार्क को किसने अपना चांसलर बनाया था? तो होगा विलियम प्रथम। विलियम प्रथम। देखते हैं बच्चों वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? मेरे प्यारे बच्चों फ्रैंकफर्ट की संधि सन 1871 में हुई थी, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 1871। और बच्चों पूछे कि फ्रैंकफर्ट की संसद की पहली बैठक कब हुई थी? तो वह हुआ था 1848 में हुआ था, जिसमें कुल 831 सदस्यों ने भाग लिया था। और इस बैठक की जो अध्यक्षता की थी वह वान गोर्गेन किए थे। वान गोर्गेन किए थे। याद रहेगा कि फ्रैंकफर्ट संसद की पहली बैठक कब हुई थी? 1848 में हुई थी। इसमें कितने लोगों ने भाग लिया था? इसमें कुल 831 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो वान गोर्गेन ने किया था। देखते हैं बच्चों वाला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? तो मेरे प्यारे बच्चों जो नेपल्स की जो क्रांति हुई थी वह सन 1821 में हुई थी, जो कि बी हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा 1821। बच्चों इस क्रांति से एक क्वेश्चन पूछता है कि किस क्रांति के बाद मेजनी काला वस्त्र पहनने लगा? मेरे प्यारे बच्चों हमारा यही आंसर हो जाएगा 1821 की नेपल्स की क्रांति। इस क्रांति को जिस प्रकार से दबाया गया उसे हताहत होकर जो मेजनी था वो काला वस्त्र पहनने लगा। देखते हैं बच्चों वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? मेरे प्यारे बच्चों जो चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था वह इंग्लैंड में हुआ था। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इंग्लैंड में। देखते हैं बच्चों वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था, यानी कि यूनान को कब स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया? मेरे प्यारे बच्चों यूनान को 1832 में स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी सही जगह 1832। 1832 में कौन सी संधि हुई थी? मेरे प्यारे बच्चों 1832 में कुस्तुनतुनिया की संधि हुई थी। हम याद रखेंगे कुस्तुनतुनिया की संधि 1832 में हुई थी, जिसे हम लोग याद रहेगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ? यानी कि कार्बोनरी संगठन की स्थापना किस वर्ष हुआ? मेरे प्यारे बच्चों जो कार्बोनरी संगठन है इसकी स्थापना सन 1810 में हुआ था, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 1810। इसी कार्बोनरी संगठन का जो सदस्य था वह मेजनी था। देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एंड्रियानोपुल की संधि कब हुई? तो मेरे प्यारे बच्चों ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग इसे याद रखेगा। एंड्रियानोपुल की संधि सन 1829 में हुई थी, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा एंड्रियानोपुल। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एंड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? तो मेरे प्यारे बच्चों जो एंड्रियानोपुल की जो संधि हुई थी यह संधि रूस और तुर्की के बीच हुई थी, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर है सही हो जाएगा रूस और तुर्की। और यह संधि बच्चों हुई थी 1829 में हुई थी, जो कि हमने आपको ऊपर बताया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सेडान का युद्ध किनके बीच हुआ था? मेरे प्यारे बच्चों जो सेडान का जो युद्ध हुआ था वह फ्रांस और प्रूसिया के बीच हुआ था, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा फ्रांस और प्रूसिया। इन्हीं दोनों के बीच सेडान का युद्ध था। कब हुआ था? यह युद्ध 1870 में हुआ था। आप लोग ये भी याद रहेगा 1870 में सेडान का युद्ध हुआ था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? मेरे प्यारे बच्चों पोलैंड में जो विद्रोह हुआ था उस विद्रोह को रूस ने कुचल दिया था, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर है सही हो जाएगा रूस। देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सन 1870 में फ्रांस और प्रूसिया के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? मेरे प्यारे बच्चों सन 1870 में फ्रांस और प्रूसिया के बीच जो युद्ध हुआ था वह सेडान में हुआ था, इसलिए उस युद्ध को हम सेडान के नाम युद्ध के नाम से या सीडान के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा सेडान। देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है
यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान, यहाँ विज्ञान छूट गया है, साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा सूत्र है मेरे बच्चों। यूरोपवासियों के लिए जो यूनान का जो बच्चों साहित्य और ज्ञान विज्ञान रहा है वह प्रेरणा स्रोत रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यूनान। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है युवा इटली संस्था का विकास किया, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों ये बोल रहा है युवा इटली संस्था, यानी कि बोल रहा है यंग इटली की स्थापना किसने किया था। मेरे प्यारे बच्चों यंग इटली यानी कि युवा इटली की स्थापना मेजनी ने किया था, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर है सही हो जाएगा, मेजनी। देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। बिस्मार्क निम्न में से क्या था। मेरे प्यारे बच्चों पूछ रहा है बिस्मार्क निम्न में से क्या था। बच्चों बिस्मार्क था वह मुख्य रूप से एक कूटनीतिज्ञ था। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कूटनीतिज्ञ। देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। बच्चों ये भी देख लीजिए कि बिस्मार्क का जन्म 1815 में ब्रैंडनबर्ग में हुआ था। अब ये भी याद रहेगा बिस्मार्क का जन्म कब हुआ था, तो 1815 में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो ब्रैंडनबर्ग में हुआ था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सार्डिनिया पिडमोंट का शासक कौन था। मेरे प्यारे बच्चों सार्डिनिया पिडमोंट का शासक विक्टर इमैनुअल था, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, विक्टर इमैनुअल। देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए। मेरे प्यारे बच्चों जो यूनानी जो स्वतंत्रता संग्राम होता है, इस स्वतंत्रता संग्राम में जो लॉर्ड वायरन थे यह शहीद हो गए थे, जो कि एक ब्रिटिश कवि थे। इन्होंने बच्चों यही पूछता है यूनानी स्वतंत्रता संग्राम में यूनानियों को किसने धन से सहायता किया था। ये लॉर्ड वायरन थे, जो कि एक ब्रिटिश कवि थे। इन्हीं की मृत्यु हो गई थी यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के समय में। तो हमारा ऑप्शन नंबर है सही हो जाएगा। देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है जलवेराइन की स्थापना किस राज्य ने की थी। मेरे प्यारे बच्चों अभी आप लोगों को हमें ऊपर बताया कि जलवेराइन की स्थापना सन 1834 में हुई थी। और कहाँ हुआ था बच्चों, ये प्रोसा में किया गया था। तो हमारा ऑप्शन नंबर है सही हो जाएगा, प्रोसा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हंगरी की भाषा क्या थी। मेरे प्यारे बच्चों हंगरी की जो अधिकांश भाषा थी वह थी मैग्यार। हंगरी की भाषा थी मैग्यार, और ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मैग्यार। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी। मेरे प्यारे बच्चों यूनान की स्वतंत्रता संग्राम में तुर्की की पराजय हुई थी, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी बी सही हो जाएगा, तुर्की। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मरियाना किस देश के राष्ट्रवाद के प्रतीक थी। मेरे प्यारे बच्चों जो मरियाना थी वह फ्रांस में राष्ट्रवाद का प्रतीक थी। तो हमारा ऑप्शन नंबर है सही हो जाएगा, फ्रांस। बच्चों एक और पूछता है कि जर्मेनिया किस देश में राष्ट्रवाद का प्रतीक थी। मेरे प्यारे बच्चों जो जर्मेनिया थी वह जर्मनी में राष्ट्रवाद का प्रतीक थी। जर्मेनिया के लिए जर्मनी हो जाएगा और मरियाना के लिए फ्रांस हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन बच्चों। अगला क्वेश्चन है यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है। मेरे प्यारे बच्चों यूरोपीय सभ्यता का पालना यूनान को कहा जाता है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यूनान। जो भी बच्चे कॉपी कलम लेकर नहीं बैठे हैं वो कॉपी कलम लेकर बैठ जाएंगे, और जो भी इस क्वेश्चन के अलावा जो भी फैक्ट बताए जा रहे हैं उसको आप लोग नोट करते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ। मेरे प्यारे बच्चों एक्ट ऑफ यूनियन जो कानून बना वह बना सन 1707 ईस्वी में बना, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, एक्ट ऑफ यूनियन 1707। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है बच्चों 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासन था। मेरे प्यारे बच्चों 1789 की जो फ्रांस की क्रांति हुई थी उस समय फ्रांस में बुर्बो राजवंश की स्थापना थी, और उस बुर्बो राजवंश का जो शासक था उसका नाम था लुई 16वां। आप सब लोग इसका नाम सुने होंगे, लुई 16वां। मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर हो जाएगा बुर्बो राजवंश, जिसका शासक था लुई 16वां।
बच्चों अब कोई ये भी पूछता है कि लुई 16वां की पत्नी का नाम क्या था। मेरे प्यारे बच्चों, लुई 16वां की पत्नी का नाम था मेरी एंतोइनेट। आप लोग ये भी रहेगा, पत्नी का नाम था मेरी एंतोइनेट। देखते हैं अगला क्वेश्चन बच्चों। अगला क्वेश्चन है नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुई। मेरे प्यारे बच्चों, जो नेपोलियन संहिता लागू हुआ था सन 1804 में लागू हुआ था। मेरे प्यारे बच्चों, ये भी पूछता है कि नेपोलियन संहिता को किसने लागू किया था। इसको नेपोलियन ने लागू किया था। और कब किया था? तो 1804 में किया था। याद रहेगा किसने किया था? नेपोलियन ने किया था। कब हुआ था? 1804 में हुआ था। मेरे प्यारे बच्चे, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि नेपोलियन फ्रांस का राजा कब बना। नेपोलियन फ्रांस का राजा 1804 में ही बना था और 1804 में ही उसने नेपोलियन संहिता लागू किया। देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए थे। मेरे प्यारे बच्चों, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने मुख्य रूप से 3 युद्ध किए थे। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा, 3 युद्ध। पूछता है कि पहला युद्ध किसके साथ किया था। बच्चों, जो बिस्मार्क था, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने पहला युद्ध डेनमार्क के साथ किया था। तो पहला जाएगा डेनमार्क। दूसरा किया था ऑस्ट्रिया के साथ, दूसरा ऑस्ट्रिया हो जाएगा। तीसरा बच्चों किया था प्रूसिया के साथ, सॉरी फ्रांस के साथ, फ्रांस के साथ किया था। तो हमारा ये 3 हो गया, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और प्रूसिया। देखते हैं बच्चों वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था। मेरे प्यारे बच्चों, वियना कांग्रेस में ब्रिटेन शामिल था, रूस शामिल था, फ्रांस भी शामिल था। इसमें से जर्मनी शामिल नहीं था। और ऑप्शन नंबर डी सही जगह, जर्मनी इसमें शामिल नहीं था। बच्चों, इसमें मुख्य रूप से 4 देश शामिल हुए थे, इसमें जर्मनी इसमें शामिल नहीं हुआ था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की थी। मेरे प्यारे बच्चों, वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना रूस के जार ने सब प्रस्तुत किया था। तो हमारा ऑप्शन नंबर सही जाएगा, रूस ने। वो जो जिस राजा ने इस पवित्र संघ की योजना को प्रस्तुत किया था उसका नाम था जार अलेक्जेंडर द्वितीय, और वो था रूस का राजा था। जिसे हम रूस के राजा को, रूस के सम्राट को हम लोग जार बोलते हैं। ये क्वेश्चन पूछता है मेरे प्यारे बच्चों कि रूस के सम्राट को क्या बोला जाता है, तो जार बोला जाता है। एक और क्वेश्चन पूछता है इम्पोर्टेंट कि रूस के संसद का नाम क्या था। तो वो रूस के संसद का नाम 1905 तक ड्यूमा था। अब याद रहेगा, रूस के संसद का नाम ड्यूमा था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यंग इटली के संस्थापक कौन था। मेरे प्यारे बच्चों, यंग इटली यानी कि युवा इटली का संस्थापक जो था वह मेजनी था, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा, मेजनी। देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फ्रांस के किस राजा ने कहा था मैं अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा। मेरे प्यारे बच्चों, फ्रांस के जो राजा था वह था चार्ल्स दसम। इसने ही कहा था कि मैं अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, चार्ल्स दसम। बच्चों, एक और क्वेश्चन पूछता है चार्ल्स दसम ने अपना प्रधानमंत्री किसको बनाया था। याद रहेगा बच्चों, यह बनाया था पोलिगनेक को बनाया था, पोलिगनेक को बनाया था। इसी पोलिगनेक ने 4 अध्यादेश जारी किए थे। याद रहेगा कि पोलिगनेक ने कितने अध्यादेश जारी किए थे, तो 4 अध्यादेश जारी किया था। यह किसका प्रधानमंत्री था, तो यह चार्ल्स दसम का प्रधानमंत्री था। देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है प्रूसिया का शासक कौन था। मेरे प्यारे बच्चों, प्रूसिया का शासक विलियम प्रथम था, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी सही जाएगा, विलियम प्रथम। इसी ने बिस्मार्क को अपना पीएम बनाया था, यानी कि अपना चांसलर बनाया था। देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जाएगा, तुर्की। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की। मेरे प्यारे बच्चों, नेपोलियन ने जर्मनी में राइन संघ की स्थापना की थी, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जाएगा, राइन संघ।
मेरे प्यारे बच्चों यही पूछता है कि नेपोलियन ने इटली में किस संघ की स्थापना की थी। तो बच्चों जो नेपोलियन था इटली में ट्रांसपेडेंट गणराज्य एवं सिसलपाइन गणराज्य की स्थापना किया था। तो अगर इटली में पूछे तो ट्रांसपेडेंट गणराज्य यानी ट्रांसपेडेंट संघ और सिसलपाइन संघ, और जर्मनी में पूछे तो राइन संघ। इस राइन संघ की स्थापना उसने 300 प्रशासनिक इकाइयों को 39 राज्यों में मिलाकर इसकी स्थापना किया था। देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है किस संधि के द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई। मेरे प्यारे बच्चों यह था एड्रियानोपुल की संधि द्वारा हुआ था, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, एड्रियानोपुल की संधि। मेरे प्यारे बच्चों यह संधि हुआ था सन 1829 में हुआ था, जो कि आप लोग याद रखिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी। मेरे प्यारे बच्चों अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा कि यंग इटली की स्थापना किसने किया था, हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं यंग यूरोप की स्थापना किसने किया था। मेरे प्यारे बच्चों यंग इटली और यंग यूरोप दोनों की स्थापना मैगनी ने किया था, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मैगनी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है नौगुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था। मेरे प्यारे बच्चों जो नौगुएल्फ आंदोलन हुआ था वह इटली में हुआ था, कि हमारा ऑप्शन नंबर है सही हो जाएगा। यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछता है कि नौगुएल्फ आंदोलन के प्रणेता कौन थे। इसके जो प्रणेता थे बच्चों वह थे जियो बर्टी थे, आप लोग इसको याद रहेगा, जियो बर्टी। जियो बर्टी इसके इस आंदोलन के प्रणेता थे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मेटरनिक कौन था। मेरे प्यारे बच्चों मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर है सही जगह, ऑस्ट्रिया का चांसलर। यह एक बहुत ही निरंकुश राजा था। चांसलर का मतलब होता है बच्चों पीएम यानी कि प्रधानमंत्री। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कार्बोनारी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। मेरे प्यारे बच्चों कार्बोनारी की स्थापना सन 1810 में हुई थी, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर है सही जगह 1810। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ। मेरे प्यारे बच्चों 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र की स्थापना हुआ, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर है सही जगह, निरंकुश राजतंत्र। देखते हैं अगला क्वेश्चन बच्चों। बच्चों ये भी पूछता है कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस राजवंश की समाप्ति हो गई और किस राजवंश की उदय हुई। मेरे प्यारे बच्चों 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में बुर्बो राजवंश की समाप्ति हो गई और आर्लेयंस वंश की स्थापना हुई थी। आपको याद रहेगा आर्लेयंस वंश की स्थापना हुई थी और बुर्बो राजवंश की समाप्ति हो गई थी। बच्चों पूछता है कि 1830 की क्रांति के फ्रांस में किस राजवंश की स्थापना हुई, आर्लेयंस वंश। और इस आर्लेयंस वंश का जो पहला शासक जो बना था फ्रांस का उसका नाम था लुई फिलिप। आपको याद रहेगा इसका नाम था लुई फिलिप। ये क्वेश्चन पूछता है बच्चों कि लुई फिलिप ने अपना प्रधानमंत्री किसको बनाया था। मेरे प्यारे बच्चों लुई फिलिप जो था उसने गीजो को अपना प्रधानमंत्री बनाया था। अब ये रहेगा कि लुई फिलिप किस राजवंश का था, तो वह आर्लियंस वंश का शासक था। उसने अपना प्रधानमंत्री किसको बनाया था, तो गीजो को बनाया था। कब बनाया था, तो 1840 में बनाया था। आप लोग सब ये सब बातें याद रखिएगा और कॉपी में नोट कर लीजिएगा। देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने किया था। मेरे प्यारे बच्चों अभी हमने आपको ऊपर बताया कि लाल कुर्ती का गठन गैरिबाल्डी ने किया था, जो कि एक पेशे से नाविक था। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, गैरिबाल्डी। इसने ही लाल कुर्ती का गठन किया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है। मेरे प्यारे बच्चों राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म पुनर्जागरण काल से माना जाता है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर है सही हो जाएगा, पुनर्जागरण काल। यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा कि राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है, इसको पुनर्जागरण काल से माना जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बच्चों रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई थी। मेरे प्यारे बच्चों रक्त और लौह की नीति बिस्मार्क ने अपनाया था, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर है सही हो जाएगा, बिस्मार्क। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? मेरे प्यारे बच्चों, सीडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सीडान का युद्ध, यह युद्ध 1870 में हुआ था। रहेगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बच्चों, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? मेरे प्यारे बच्चों, फ्रैंकफर्ट संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फ्रैंकफर्ट की संधि, मेरे प्यारे बच्चों, यह संधि हुआ था सर 1871 में हुआ था, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा। देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? मेरे प्यारे बच्चों, जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय जो फ्रांस का शासक था वह नेपोलियन तृतीय था, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नेपोलियन तृतीय। बच्चों ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? आपको याद रहेगा, नेपोलियन तृतीय था। तो आज के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जो भी बच्चे मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलेगा अगला क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।